हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मून नाइट सीरीज के थर्ड एपिसोड को। इस सीरीज का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो पहले उसे देख सकते हैं ताकि आपको एपिसोड आसानी से समझ आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लाइला को देखते हैं जो कि अपना एक नकली पासपोर्ट बनवा रही होती है। लाइला उस औरत को बताती है कि वो अपने मुल्क में 10 साल बाद वापस जा रही है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लाइला भी इजिप्ट शहर से है और उसके फादर भी वहीं से थे। लाइला जब वहाँ से निकली थी तब वहाँ की कुछ प्राचीन चीजें अपने साथ लेकर आ गई थी जो कि उसके पिता को वहाँ खुदाई में मिली थी। इसके पीछे काफी सारे लोग भी पड़े हुए थे। इसके बाद हम ऑर्थर हैरो को देखते हैं जो उस स्कार्फ की मदद से अपने लोगों के साथ एमिट की मूर्ति का पता ढूंढ लेता है और वहां पर खुदाई करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम मार्क स्पेक्टर को देखते हैं जो ऑर्थर हैरो के कुछ आदमियों का पीछा कर रहा होता है। वहां उन लोगों से ऑर्थर का पता पूछने पर वो लोग कुछ नहीं बताते हैं। जब मार्क उनमें से एक को चाकू मारने वाला होता है तभी स्टीवन उसे रोक देता है, बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अचानक ही मार्क की आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है एक कैब में और वो कैब वाला उसको एयरपोर्ट के लिए लेकर जा रहा होता है। अब यहाँ पर मार्क के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसा फर्स्ट एपिसोड में स्टीवन के साथ हो रहा था। मार्क को वो दो लोग वापस दिखाई देते हैं जिनका वो पीछा कर रहा था। मार्क उनका फिर से पीछा करने लगता है और उन लोगों को पकड़कर फिर से मारने लगता है। जब वो गुंडों को मार रहा होता है तभी स्टीवन उसे रोक देता है और बोलता है कि ऐसा मत करो। लेकिन अचानक फिर से मार्क की आंखें बंद हो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वह देखता है कि उन गुंडों को किसी ने मार दिया है। लेकिन मार्क ये समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन कर रहा है। मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को मारा है, लेकिन स्टीवन बोलता है कि मैंने इन लोगों को नहीं मारा। स्टीवन की बात सुनकर मार्क काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब हमें इस सीन के बाद ये पता चल चुका है कि मार्क और स्टीवन के अलावा भी उसकी तीसरी पर्सनैलिटी भी है और वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा मार्क स्टीवन के साथ फर्स्ट एपिसोड में कर रहा था। और हमें इस एपिसोड में बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है जैसा फर्स्ट एपिसोड में मार्क को स्टीवन के एंगल से दिखाया जा रहा था। इसके बाद मार्क दूसरे गुंडे को पकड़कर उसे डराने की कोशिश करता है ताकि वो ऑर्थर का पता बता दे, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता था। ऑर्थर का आदमी उसको बिना कुछ बताए ही अपनी जान दे देता है। आगे हम देखते हैं कि खोंसू भी वहीं पर मौजूद है। वहाँ स्टीवन को लग रहा था कि उस आदमी को मार्क ने ही मारा है और मार्क को लग रहा था कि उस आदमी को स्टीवन ने मारा है। यहाँ दोनों ही कंफ्यूज थे, लेकिन मार्क स्टीवन की बातों पर ध्यान नहीं देता है और ऑर्थर का पता ढूंढने लग जाता है। वहाँ मार्क खोंसू से बोलता है कि बाकी देवता भी एमिट को आजाद करने देंगे क्या, वो ऑर्थर को रोक नहीं पाएंगे। उस पर खोंसू बोलता है कि देवताओं की सभा बुलाने का मतलब है कि उनके गुस्से को दावत देना और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारे देवता मिलकर मुझे पत्थर का बना देंगे और तुम बिना सूट के ही कुछ भी नहीं कर पाओगे। खोंसू बोलता है कि एक तरीका है लेकिन काफी जानलेवा है और वो चांद का देवता होने का फायदा उठाता है और वो सूरज पर ग्रहण लगा देता है ताकि ऑर्थर का ध्यान भटक जाए। लेकिन असल में वो एक मैसेज दे रहा होता है जो कि सभी देवताओं को बोल रहा होता है एक मीटिंग के लिए जो कि ऑर्थर के खिलाफ खोंसू ने बुलाई थी। वहाँ मार्क बोलता है कि सभी देवताओं के अवतार दुनिया में अलग अलग जगह पर होते हैं, वो यहाँ पर एक जगह कैसे होंगे। खोंसू बोलता है कि सभी देवताओं के अवतारों के आसपास कभी भी और कहीं भी दरवाजा खुल सकता है उन्हें वहाँ पर बुलाने के लिए। और तभी मार्क के पास भी एक दरवाजा खुलता है जो कि वहाँ पर सभी देवताओं के अवतारों के साथ मार्क उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और वो सुनवाई वाली जगह होती है एक पिरामिड के अंदर। वहाँ पर मार्क यतजिल से मिलता है। यतजिल मार्क से बोलती है कि मैं हैथोर का अवतार हूँ। हैथोर इजिप्शियन माइथोलॉजी में प्यार और संगीत की देवी होती है। यतजिल मार्क से प्यार से पेश आती है और बोलती है कि इस बार खोंसू ने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दिया है। अब वहाँ पर सारे देवी देवताओं के अवतार आ जाते हैं। वहाँ खोंसू भी मार्क के शरीर में आ जाता है। वहाँ बाकी देवता बोलते हैं कि हमें बेपर्दा करने के जुर्म में तुम पहले भी बेदखल हो चुके हो। वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, इसके बाद भी तुमने आसमान में छेड़छाड़ की। आइंदा ऐसी हरकत की तो हम तुम्हें पत्थर का बना देंगे। लेकिन खोंसू बोलता है तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, तुम लोगों ने भी इंसानों को नकार दिया है। वहाँ खोंसू ऑर्थर के लिए सजा की मांग करता है। वो बोलता है कि उसने एमिट को आजाद करने की साजिश की है। इसके बाद ऑर्थर को भी वहाँ बुलाया जाता है। वहाँ ऑर्थर से पूछने पर बताता है कि मैं रेगिस्तान में घूमने के लिए आया हूँ और घूमना कोई जुर्म नहीं है। ऑर्थर बोलता है कि खोंसू तब से एमिट का मकबरा ढूंढ रहे हैं जब मैं उनका अवतार था, क्योंकि उनको एमिट से जलन होती थी। वो बोलता है कि इसको अपना नाम तक पता नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट पर मार्क
इंस्पेक्टर का नाम लिखता है और नौकरी करता है स्टीवन ग्रेंट के नाम से। जो आदमी खुद इतना कंफ्यूज है, उसका लगाया हुआ इल्जाम कितना सही हो सकता है। ऑर्थर अपनी चालाकी से मार्क को बीमार साबित कर देता है और ऑर्थर का जुर्म साबित न होने की वजह से ऑर्थर को बरी कर दिया जाता है। सबके जाने के बाद यथजिल मार्क से बोलती है कि एक तरीका है ऑर्थर का जुर्म साबित करने का। वो बोलती है कि एमिट को छुपकर दफनाया गया था, जिसका ठिकाना खुद देवी देवता भी नहीं जानते और एमिट के भक्त हर जगह हैं, इसलिए इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मार्क पूछता है कि कोई तो होगा जो इसके बारे में जानता होगा। यथजिल बोलती है कि सेनफू नाम का एक सिपाही था जिसको एमिट के बारे में सब कुछ पता था। देवताओं ने सेनफू को वह जानकारी इसलिए सौंपी थी कि जब भी एमिट को माफ करने का इरादा होगा तब उसे वहां से निकाल लिया जाएगा। वो बोलती है कि अगर सेनफू का ताबूत मिल जाए तो मकबरे का भी पता चल जाएगा, लेकिन उस ताबूत को किसी ने चोरी करके बाजार में बेच दिया था। इसके बाद मार्क उस ताबूत को ढूंढने में लग जाता है। जब मार्क उस ताबूत को ढूंढ रहा होता है तभी वहाँ लाइला भी आ जाती है। लाइला मार्क से पूछती है कि तुमने मुझे स्टीवन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मार्क बोलता है कि कुछ टाइम पहले तक तो सब कुछ मेरे हाथ में था, लेकिन पता नहीं अचानक ये क्या हो गया। मार्क लाइला की मदद से उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसके पास वो ताबूत रखा हुआ था और उसका नाम होता है मोगार्ट। मोगार्ट लाइला को बहुत पहले से जानता था और इसी वजह से उस ताबूत को देखने की इजाजत दे देता है। वहाँ स्टीवन मार्क से बोलता है कि मुझे मेरा शरीर वापस कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मार्क स्टीवन को अपना शरीर देने के लिए साफ मना कर देता है। लेकिन स्टीवन मार्क को गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टीवन को इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। मार्क उस ताबूत पे लगे कपड़े की मदद से कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक हो जाता है और मोगार्ट मार्क और लाइला को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहाँ ऑर्थर भी आ जाता है और मोगार्ट को स्कार्फ का लालच देने लगता है और बोलता है कि स्कार्फ के होते हुए तुम्हें उस ताबूत की जरूरत नहीं। ऑर्थर मोगार्ट को दिव्य शक्तियों के बारे में बताकर उस ताबूत को नष्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। और मार्क भी अपना सूट पहन लेता है और मोगार्ट के गुंडों से फाइट करने लगता है। मोगार्ट के लोगों को मारते टाइम स्टीवन मार्क को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि इन लोगों को मत मारो, और स्टीवन मार्क पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका लुक पूरी तरह बदल जाता है और बन जाता है मिस्टर नाइट। लेकिन स्टीवन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस वजह से वो लोग स्टीवन को काफी ज्यादा मारते हैं और स्टीवन अपना शरीर फिर से मार्क को दे देता है और फाइनली मार्क मोगार्ट को भी मार देता है। दूसरी तरफ लाइला भी मोगार्ट के लोगों से लड़ते वक्त उस ताबूत से कुछ कपड़े चुरा लेती है जिसमें वो पहेली थी, जिसकी मदद से वो एमिट की मूर्ति का पता लगा सकते थे। वो लोग वहां से निकलकर एक जगह पर चले जाते हैं जहां वो उन कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मार्क की समझ से बाहर होता है। लाइला बोलती है कि हमें स्टीवन की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद मार्क अपना शरीर स्टीवन को दे देता है और स्टीवन उन टुकड़ों को जोड़ देता है जिसमें तारों की पोजीशन के बारे में पता लगाया जा सकता था, जिससे पता चल सकता था कि एमिट की मूर्ति कहां पर है। लेकिन स्टीवन बोलता है कि ये नक्शा हजारों साल पहले बनाया गया था और तारे अपनी जगह बदलते हैं। अगर हम आज इस नक्शे के हिसाब से चले तो हम उस जगह से हजारों मील दूर होंगे। अगर तारों की पोजीशन बिल्कुल वैसी हो जिस वक्त ये नक्शा बनाया गया था तो हम उस जगह का पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ होन्सु भी उनकी बातें सुन रहा होता है। बोलता है कि मेरे को वो रात अच्छी तरह याद है और मैं उस रात का आसमान ला सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हारे बिना ये मैं नहीं कर पाऊंगा। होन्सु स्टीवन से बोलता है कि देवता मुझे पत्थर का बना देंगे। मार्क से बोलना है कि मुझे छुड़ाने आए और होन्सु स्टीवन की मदद से आसमान को टाइम में पीछे ले जाने लगता है और फाइनली वो रात आ जाती है जिसको स्कैन करने के बाद लाइला एमिट का पता लगा लेती है। इस काम के बाद स्टीवन बेहोश हो जाता है और होन्सु को भी पत्थर का बना दिया जाता है। इसके बाद ऑर्थर होन्सु की मूर्ति के पास जाता है और बोलता है कि देखते जाओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और जब मैं कर लूंगा तो मेरी जीत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए